कर्तव्य बोध हर व्यक्ति के अंदर होता है, उसको जगाना पड़ता है, उसको दिशा देनी पड़ती है। राम जी ही राजा बनने वाले थे, ये उनका अधिकार था। वो चाहते थे तो अपने अधिकार के लिए लड़ते बैठते थे, तो उन्होंने चुना कर्तव्य, क्योंकि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये बात अलग है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही पकड़ा कि दे आर हैविंग राइट टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते जो कानून की नज़र में गलत होगा, पनिशेबल होगा। वो करके आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते। तो धर्म का ही इटसेल्फ अर्थ है ड्यूटी। ये पिछले 5-6 सालों में जो विवाह हुए हैं, जिसके अंदर खासकर लड़की अधेड़ उम्र की होती जा रही है करियर के नाम पे, वो लड़कियों में थोड़ी सी ये जो कर्तव्य बोध की भावना है वो गायब ही हो चुकी है। नमस्कार, ओम नमः शिवाय टू एवरीवन। आज के हमारा ये पहला पॉडकास्ट है पूर्व पक्ष चैनल पर। और आज के हमारे गेस्ट है रिंकू ताई। रिंकू ताई को आप सब जानेंगे वाया ट्विटर, उनके यूट्यूब चैनल से और उनके वेबसाइट से, भारत लेक्स नाम से। आपको ये सभी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू ऑल कैन हैव एक्सेस टू हर हैंडल एंड गेट टू नो मोर अबाउट हर। रिंकू ताई से हम आज कर्तव्य बोध ये इस टॉपिक पे डिस्कशंस करने वाले हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा और जानकारी जानने के लिए हम रिंकू ताई से ही बात करेंगे। तो आइए, हमारे आज के गेस्ट को वंस अगेन हम थैंक यू कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज वो हमें कर्तव्य बोध के बारे में आगे जानकारी दे। तो पहले हम हमारे क्वेश्चनर्स पे आगे जाए। लेट्स फर्स्ट आस्क रिंकू ताई दैट थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और हमें आज आप बताइए कि कर्तव्य बोध क्या होता है और कर्तव्य बोध के क्या मायने होते हैं एक समाज के लिए। कर्तव्य बोध हर व्यक्ति के अंदर होता है, पर जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर ये इनहेरेंट रहता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है, उसको दिशा देनी पड़ती है। तब जाके कहाँ ये जो चीज है कर्तव्य, इसे एक अच्छी डायरेक्शन मिलने के बाद में एक उत्तरदायी नागरिक हम समाज को देते हैं। अभी ये कर्तव्य बोध ही तो एक यानी संस्कृत शब्द है। कर्तव्य बोध, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्तव्य बोध इन शॉर्ट ड्यूटीज हो सकती है। हाँ, हम ओके। ये कह सकते हैं कि आज क्योंकि की आज के तारीख में हम एक अगर मॉडर्न हिंदू लैंग्वेज में। समाज देखते हैं। हम्म। क्योंकि आज का जो हिंदू आज। समाज है, जिसमें हम जहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देखते हैं राइट्स की, इंस्टेड ऑफ ड्यूटीज और इंस्टेड ऑफ कर्तव्य। हम्म। कर्तव्यों की जगह पे हम आज हिंदू समाज में बहुत सारे ठिकानों पे ऑब्सेशन देखते हैं राइट्स का। हर एक को राइट्स चाहिए, लेकिन कर्तव्य किसी को नहीं करना है। तो उसी के हिसाब से हमारा पहला सवाल है आज का कि हिस्टोरिकल फाउंडेशंस क्या है अपने कर्तव्य बोध का। और ट्रेडिशनली हिंदू फैमिलीज में एंड सोसाइटीज में ये कर्तव्य बोध का क्या रोल था। इसके कोई हमें एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं स्क्रिप्चर से या वेदास से या पुराना से या हमारे रामायण महाभारत के टेक्स्ट से, कि जहाँ पे कर्तव्य का रोल हमें समझ में आ सके, कर्तव्य बोध का रोल हमें समझ में आ सके। कर्तव्य बोध का रोल जो है वह तो पुरान काल से चलते आ रहा है। देखिए, इनहेरेंट ड्यूटीज हर एक पशु के अंदर भी होते हैं, वृक्ष के अंदर भी होते हैं, और मनुष्य के अंदर भी होते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स इस धरती पर रह रहे सबके अंदर होते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस चीज को लिख के रखा, और फिर उन्होंने बाइफरकेशन किया। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्टेटस रहेगा। कोई महिला होंगी तो वो माँ बनने के बाद उसके क्या कर्तव्य है, दादी बनने के बाद क्या कर्तव्य है, या कोई पुरुष होगा वो कोई एक पद ग्रहण करके रखा है, जैसे राजा है, मंत्री है या सिपाही है, तो उसके भी क्या कर्तव्य होंगे। ये सब कुछ हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। इन सब पुराणों में जो भी कर्तव्य लिखे गए हैं उनका निचोड़ मनुस्मृति में भी आता है। अब जैसे ही कर्तव्य बोध इस भारी भरकम संस्कृत
से इनहेरिट हुए हुए शब्द के बारे में हम बात करते हैं तो 4 किताबें जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ के रखी है और अपने आप को बहुत होशियार और मॉडर्न समझते हैं, चलो 4 नहीं 40 पढ़ी होगी पूरी जिंदगी में, लेकिन समझते हैं ऐसे लोग इस चीज को कुछ तो भी दखियानुसी चीज मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये कोई पुरानी चीज है जिसका कोई अर्थ नहीं है। उनके हिसाब से ये अर्थहीन होता है। और ये वही लोग रहते हैं जो पुरानों की बातों को नहीं मानते। अब पुरान काल से मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, राम जी का। क्या जरूरत थी राम जी को वनवास जाने की? उनका तो अधिकार था। मतलब हिंदू इनहेरिटेंस के जो लॉ है उस अनुसार किसी भी व्यक्ति का जो बड़ा बेटा रहता है उसको उस व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है और वही उसकी प्रॉपर्टी का कर्ता धर्ता रहता है। तो दशरथ जी के बाद में वैसे तो कानून के हिसाब से, हिंदू लॉज के हिसाब से राम जी ही राजा बनने वाले थे। ये उनका अधिकार था। वो चाहते थे तो अपने अधिकार के लिए लड़ते बैठते थे और इधर रावण के संहार के लिए या राक्षसों के संहार के लिए वनवास नहीं जाते थे। तो उन्होंने चुना कर्तव्य, क्योंकि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता का जो वचन है उसको पूरा करना एक पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि पिता का मान सम्मान बनाए रखना यह पुत्र का पर कर्तव्य है। ये बात उन्हें पता थी और उन्होंने अपने कर्तव्य को पहले चुना और अयोध्या की राजगद्दी त्याग दी। तो ये है कर्तव्य को अधिकार के ऊपर चुनना। अब आप सोचिए, अगर राम जी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते थे और नहीं जाते थे, रावण का संहार नहीं होता था, तो आज क्या सिचुएशन होती थी? जो लोग इसे काल्पनिक मानते हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन जो लोग रामायण को वास्तविक मानते हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताना कमेंट में कि क्या सिचुएशन रहती थी अगर रावण का संहार ही नहीं हुआ रहता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी हिसाब से अगर हम इस पे एक एडिशनल अगर पॉइंट्स बनाते हैं या दूसरा क्वेश्चंस के लेते हैं, तो ये क्या हो सकता है राइट वर्सेस ड्यूटी, जो आज के ज़माने में जो एक हर एक चीज़ का वन वर्सेस अनदर करण किया गया है कि मेन वर्सेस वीमेन या दिस वर्सेस दैट। तो इसी हिसाब से अगर हम देखा जाए इन मॉडर्न हिंदू लाइफ, जो हम फोकस करते हैं राइट और ड्यूटीज के लिए, तो उसमें क्या शिफ्ट हो गया है समाज का फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट टिल द मॉडर्न पॉइंट, अभी आज के मॉडर्न युग तक क्या डिफरेंशिएशन हो गया है राइट वर्सेस ड्यूटीज में? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। तो राइट वर्सेस ड्यूटीज हेलो, में आप क्या आपकी फर्क आवाज़ हो आ रही गया है? हाँ, राइट वर्सेस ड्यूटीज में क्या फर्क हो रहा है, ये बहुत उचित प्रश्न है। पहले ड्यूटीज क्लियरली लिखी जाती थी। जो भी कानून की किताबें हैं हर समाज की थी, हर राजा ने अपने हिसाब से कानून बना के रखे थे। उन सभी में राइट्स जो है वो बाद में लिखे जाते थे, ड्यूटीज पहले लिखी जाती थी। अब आज राइट्स और ड्यूटीज दोनों मेंशन रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि राइट्स जो है वो पहले लिखे गए हैं, ड्यूटीज मतलब उस राइट के ऊपर का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो लिखा हुआ है। इम्प्लाइड ड्यूटी कहीं पर भी नहीं लिखी जाती है। और इम्प्लाइड ड्यूटी ऐसी रहती है कि भाई जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो ये आपकी इम्प्लाइड ड्यूटी है कि आप यातायात के नियमों को फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो या तो कोई आपको ठोक देगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप नहीं फॉलो कर रहे तो आप किसी को ठोक दोगे। नुकसान दोनों ही सूरतों में आपका होगा। जैसे गाड़ी ने से किसी को आपने ठोक दिया तो जाहिर सी बात है आपकी भी गाड़ी का नुकसान होगा ही। भीड़ भरे इसमें अगर आप कर दो, किसी को टक्कर मार देते हो तो लोग आपको पकड़ेंगे, आपको भी फोड़ेंगे और आपकी गाड़ी को भी फोड़ेंगे। आजकल लोग ऐसा करने लग गए। तो बात यह है कि आपको इम्प्लाइड ड्यूटीज को समझना पड़ेगा। आपके जो राइट्स हैं ये आपको कहीं पर भी अधिकार नहीं देते कि आप किसी और के राइट्स में इन्वेड करें। और यहीं पे आती है आपकी इम्प्लाइड ड्यूटी कि आपके राइट्स आप एंजॉय करो, किसी और के राइट्स को वायलेट किए बिना। अब एग्जांपल लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। लोग कहते हैं कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है वो है वो है।
ठीक है, मान लिया है, तुमको सब कुछ है, पर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देश को बदनाम करने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं देता। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच समाज में विद्वेष फैलाने की अनुमति देता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो कहेगा कि विद्वेष फैलाना आपका अधिकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको कुछ भी कर, आपको किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करके सामाजिक जो नैतिकता है उसके ऊपर आघात करने का अधिकार देता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देता। ये जो 3 चीजें मैंने बताई है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के एग्जाम्पल्स है, और ऐसे कई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर फ्रीडम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर वो फ्रीडम आप वो राइट आपको ह्यूमन राइट्स के तौर पे आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे आ रहा है, या किसी अन्य स्टेचुटरी राइट्स के तौर पे आ रहा है। बात यह है कि मीडिया आपको सिर्फ बताती है कि आपके राइट्स क्या है। मीडिया आपको ये नहीं बताती कि वो राइट्स के साथ में इम्प्लाइड ड्यूटीज क्या है और आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो कोर्ट इंटरप्रिट करके देता है, क्योंकि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आगे ही लिखा रहता है उसी प्रावधान में। तो बात ऐसी है कि लोग आधा पढ़ रहे हैं, आधा सुन रहे हैं, मीडिया भी आधा बता रही है, आगे के आधे को कोई बता ही नहीं रहा है। इसी कारण ये दिक्कत हो रही है कि हम पहले हमारे अधिकार 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 कर रहे हैं और हमें हमारी ड्यूटीज मालूम ही नहीं है। इसमें और एक पॉइंट मुझे पूछना था। जैसे आपने कहा कि इम्प्लाइड ड्यूटीज पहले के ज़माने में राजा या पुराणों में या टेक्स्ट में लिखा हुआ होता था, और आज के ज़माने में भी वो लिखा हुआ होता है। लेकिन जो लिखने वाले हैं, फॉर एग्जांपल, किसको ये राइट है लिखने का? फॉर एग्जांपल, इज इट गवर्नमेंट, इज इट कोर्ट, इज इट कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि इम्प्लाइड ड्यूटीज जो डिफाइंड है लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, तो इसका दायित्व किसके ये पास है? देखिए, एक कौन लिखता है? लेजिस्लेशन जो रहता है, मतलब जैसे अगर हम सेंटर की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट आपके लिए कानून लिखता है। फिर उसके बाद में अगर हम राज्य के इस पे देखें तो विधानसभा, विधिमंडल और गवर्नर ये मिलके जो राज्य के लिए कानून रहते हैं वो लिखते हैं। कानून पास भी होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल भी है। डिजिटल युग में जो है कि हर कॉपी, अगर सेंटर का कोई कानून है तो उसकी इंग्लिश और हिंदी में भी कॉपी जो है पीडीएफ में आपको ऑनलाइन सेंटर के इंडिया कोड के साइट पे मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की कॉपीज, स्टेट की जो लैंग्वेज है, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इन तीनों लैंग्वेजेस में रहती है। तो बात कैसी है कि अवेलेबल तो सारे कानून हैं, और लोगों के हम्म। इजी रीच में है, उनको सिंपली सर्च करना है, गूगल भी कर लेंगे तो मिल जाएगा कोई भी कानून। यहाँ तक कि कोई बिल प्रेजेंट हुआ है लेकिन वो पास नहीं हुआ है, तो उसकी तक कॉपीज आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन बात वही है कि लोग सर्च नहीं करते, और रिमोट का बटन दबा के जो मीडिया बोल रहा है वो आसानी से वो सुन सकते हैं, तो उसी पे भरोसा कर लेते हैं। बहुत हो गया तो आपका मेरा पॉडकास्ट देख के थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर पॉडकास्ट में जो बंदे बैठे हैं चर्चा करने के लिए वो अच्छी बातें बोलेंगे। वो भी सही बात। तो और एक इस पे एक छोटा एक सवाल था, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न वैसे भी उठते रहते हैं, इसलिए और एक छोटा सवाल था। जैसे आपने बताया कि ये थ्रू लेजिस्लेशन डिफाइन होता है या इसको मेंशन किया जाता है, तो इसमें जो आपने वो जो पॉइंट बोला था, फॉर एग्जांपल फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ राइट, या जैसे फ्रीडम के नाम पे आज जो हिंदू समाज और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे जो कुछ भी होता है, क्या उसके लिए भी डिफाइंड है कर्तव्य बोध, या उसके लिए भी डिफाइंड है हमारे प्रियम्बल्स में, लेजिस्लेशंस में, कि हाउ वो कैसे फंक्शंस करेंगे, या उसके उसके कंटेक्स्ट में क्या होना चाहिए, इसका भी कर्तव्य डिफाइन किया हुआ है या करना चाहिए? कई जगहों पे कर्तव्य पूरी तरीके से लिखा हुआ है। जैसे अभी आप आर्टिकल 19 की बात लीजिए।
हम्म, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। अनुच्छेद हम्म, 19 जो है या अनुच्छेद 25 से 28 जो राइट टू रिलीजन है, हम्म, यहाँ क्लियरली लिखा है कि कंसायंस मतलब आपको बिल्कुल हम्म, भी दूसरों को परेशान किए बिना आपके राइट्स को फॉलो करने का अधिकार है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जबरदस्ती किसी के साथ फोर्सफुली फ्रॉड तरीके से उसके विचारों को आहत करते हुए या उसके धर्म को डिमीन करते हुए आप धर्म का प्रचार करो। धर्म के प्रचार का अधिकार है, लेकिन वो शांति से, प्रेम से और हम्म, कंसाइंस मतलब बहुत ही शांति भरे मार्ग से उनको करना है। सामने वाले ने प्रेम से एक्सेप्ट करना चाहिए, शांति से एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही पकड़ा कि दे आर हैविंग राइट टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज अगेन देयर कि या आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते जो कानून की नजर में गलत होगा, पनिशेबल होगा। वो करके आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते, ये आगे लिखा है। और कैसा है कि जो भी कानून बनते हैं, जैसे मान लो लैंड रिलेटेड कानून है या और भी कई तरीके, हर कानून में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर राइट के साथ दिया हुआ ही रहता है। इट इज नॉट अबाउट इम्प्लाइड ड्यूटी। ड्यूटी में दो चीजें इंक्लूड होती है। एक इम्प्लाइड मतलब जो बिल्कुल बताई हुई नहीं है, जैसे मानो कि आप बस में चढ़ रहे हो तो टिकट लेना ये आपकी इम्प्लाइड ड्यूटी है, आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सफर नहीं कर पाओगे। तो वैसी बात है, लिखा हुआ ने तो है नहीं कि आपको टिकट लेना ही पड़ेगा, पर है वो कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी ड्यूटी रहती है जो नॉट नेसेसरीली लिखी हुई रहेंगी, एक्सप्रेस नहीं रहेंगी हर टाइम, लेकिन उसके साथ रहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि आप क्या नहीं कर सकते। तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रेड विथ इम्प्लाइड ड्यूटीज है, यही है आपके कर्तव्य, यही है आपकी ड्यूटीज। बस फर्क इतना हो गया है कि ब्रिटिश रूल के पहले जब सिर्फ भारत के हिंदुओं के ऊपर हिंदू किताबों का ही हिंदू किताबों के ही ग्रंथों के ही प्रावधान लगते थे, तब ये उल्टा लिखा जाता था। ड्यूटीज क्लियर रहती थी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्लियर रहते थे। इम्प्लाइड ड्यूटीज भी एक्सप्रेस वे में लिखी हुई रहती थी, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था। और फिर अधिकार जो रहते थे वो अपने आप लोगों को समझ जाते थे। तो इसमें बहुत, अब क्या हो गया, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया है तो लोगों को लगता कि हाँ ये कोई पुरानी दकियानुसी सी चीज है। नहीं, इसे धर्म के साथ जोड़ रहे हाँ हो तो हाँ धर्म का ही इटसेल्फ अर्थ है ड्यूटी। आप ड्यूटी नहीं निभाना चाहते, इसीलिए आप धर्म को नाम रखते हो। सीधी बात है। सही बात है, सही बात है। तो चलिए फिर हम जाते हैं हमारे हमारे अगले सवाल की ओर। और वो है एक्चुअली जो है कि स्टडीज सर्वे और जो ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिसमें निगलेक्ट होता है पर्सनल फैमिली या सोसाइटल ड्यूटीज का। हम तो ये बहुत देखते हैं हम्म। सोशल मीडिया पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया या यूट्यूब पे हो गया, कि जहाँ इट्स गेटिंग डेरिवेटेड, इट्स गेटिंग डाउनग्रेडेड, जो ट्रेंड दिखाए जाते हैं। तो ये इससे जो मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस लाइक जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन हो गया, वेस्टर्न लाइफस्टाइल होगा, इन सभी का कर्तव्य बोध पे क्या असर होता है? इससे कर्तव्य बोध अपने मार्ग से नीचे जा रहा है या चुक रहा है, या क्या हाल होता है इससे? इन ऑनेस्ट इन ऑन इम्पैक्ट ऑन कर्तव्य बोध। अभी एक रिसर्च हुई थी, सिस्टमेटिक रिव्यूज जनरल में ये रिसर्च पब्लिश हुई हुई है। शहरी शहरीकरण, आधुनिकीकरण और पाश्चात्य जीवन शैली, ये तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण एकल परिवार ओके। बढ़ रहे हैं। पहले बुजुर्गों की सेवा करना जो है इसे कर्तव्य समझा जाता था, पर आज साथ में ही नहीं रहते हैं, और अगर कहीं से बुजुर्ग आके साथ में भी रह रहे हैं तो वो प्रेम नहीं बचा है। तो इसमें क्या होता है कि बुजुर्ग जो है वो अकेले हो पड़ने लग गए हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अकेलेपन का जो है असर हो रहा है, फिर वो अल्टीमेटली उनके शरीर पर भी असर कर रहा है। तो बुजुर्गों के ऊपर असर हो रहा है। फिर एक और रिसर्च है, ये
मैं तो 2-3 सेलेक्टेड आपको बता रही हूँ। कई रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है। जैसे प्यू रिसर्च सेंटर का एक रिसर्च है जो क्लियरली बता तो नहीं रहा है कि कर्तव्य बोध के साथ उसके साथ के ऊपर क्या असर हो रहा है, लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट्स के कारण डिजिटल दुनिया में ये व्यक्तिगत अधिकार जो है, डिजिटल दुनिया में जो व्यक्तिगत अधिकार जो है, इसके बारे में लोग तो अधिक ध्यान दे रहे हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है। लेकिन जब धरातल पे कुछ करने की बात आती है तब वो काम ही नहीं करना चाहते, भले ही वो उनके खुद के लिए क्यों ना हो, नहीं करते। और तीसरा एक है पब्लिक हेल्थ रिव्यूज का एक रिसर्च है। इन सब की लिंक्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी और मेरे ट्विटर हैंडल पर भी मैंने पोस्ट करके रखी है। पब्लिक हेल्थ रिव्यूज का एक शोध है जो क्लियरली बताता है कि कुछ कर्तव्य जो है वो पर्सनल रहते, व्यक्तिगत। जैसे मैंने सवेरे उठ के एक्सरसाइज करना, ये मेरा कर्तव्य है मेरे शरीर को थैंकफुल रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। पर वो अगर मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं मैं मेरे कर्तव्य से जो खुद के प्रति का है उससे दूर भाग रही हूँ। तो लोग खुद के हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, इजी गोइंग में हाँ बैठे बैठे खाना मिल रहा है तो मैं खा लेता हूँ, ऐसा कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो कर्तव्य बोध पर्सनल लेवल से शुरू होके बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक लेवल तक बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। नहीं फॉलो करेंगे, नुकसान उनका है। फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। इससे जुड़े हुए मेरे दो सवाल है, बहुत छोटे छोटे। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पहले के जनरेशन थे, फॉर एग्जांपल जो हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, उनके परवरिश में कोई चूक हो गई। परवरिश नॉट इन द सेंस इन द कंप्लीट टर्म्स, बट उन्होंने कभी हमें कर्तव्य बोध का नॉलेज ही नहीं दिया, कभी ज्ञान ही नहीं दिया। इसके वजह से ये नेक्स्ट पीढ़ी में कम आया और उसके अभी के पीढ़ी में और कम होता जा रहा है। ये इसका एक रीजन हो सकता है। नहीं, हमें तो हमारे पेरेंट्स ने काफी कुछ जो है कर्तव्य बोध का जान दिया है। मतलब मैं यहाँ तक कहती हूँ कि मेरी शादी को आज 20 साल हो रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले तक की भी जो लड़कियां विवाह करके आती थी सामने, तो उनके अंदर भी एक सेंस रहता था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनको संभालना है। तो वो उस हिसाब से, भले ही पहले कभी रसोई घर में नहीं गई है, लेकिन पता है घर में कहाँ रहेंगे तो काम करना ही पड़ेगा, खाना बनाए। तो आफ्टर दैट, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, वो कोशिश करती है कि थोड़ा बहुत घर का काम सीख ले, क्योंकि वो उनको करना ही है उसका। ये पिछले 5-6 सालों में जो विवाह हुए हैं जिसके अंदर खासकर लड़की ही अधेड़ उम्र की होती जा रही है करियर के नाम पे, वो लड़कियों में थोड़ी सी ये जो कर्तव्य बोध की भावना है वो गायब ही हो चुकी है। इसके कारण कई हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कह सकते कि पेरेंट्स ने इसको जगाने की कोशिश नहीं की। हर पेरेंट्स कोशिश करते हैं। जो पेरेंट्स करते ही नहीं है तो वो तो आज के ज़माने में बहुत बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, हम बताएंगे ही नहीं बच्चों को कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनको वो अगर घर के बाहर गए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये कई पेरेंट्स बताते ही नहीं है। और वो बताना नहीं चाहते हैं या उनको बताने नहीं आता है, ये बाद में की बात है। क्योंकि मेरा सवाल पूरे पेरेंट्स या ऐसे नहीं था, मेरा था कि दिस परसेंटेज, ये जो नंबर है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने बोला कि पिछले 5-6 सालों में, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत जो जो सर्च चल रहा था उसमें मेरा दिखने में ये आया है कि ये जो ट्रेंड है ये पिछले 2 डिकेड से चल रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2000, दिस ट्रेंड ऑफ पेरेंट्स, जो कर्तव्य बोध है या उसका जो इम्प्लीकेशन है या क्या करना चाहिए, एक एक फॉर एग्जांपल व्हाट शुड अ डॉटर डू और व्हाट शुड अ सन डू, ये जो डिफरेंसेस बताने चाहिए थे वो थोड़े बहुत कम होते जा रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन ठीक है, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया उस पॉइंट को। और एक पॉइंट था मेरा, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया पे ये सब इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम चलता है, सिंस आवर पॉइंट इज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, तो कई गवर्नमेंट को भी इस
मामले में इंटरफेयर करना चाहिए या कुछ रूल्स बनाने चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो कंटेंट्स बन रहे हैं आजकल और यूट्यूब या और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जो हम सब देखते हैं, तो इसके बारे में इज इट करेक्ट टाइम फॉर गवर्नमेंट टू गेट इन और उसके बीच कोई बदलाव या कुछ रूल चेंजेस या कुछ कंटेंट्स या कुछ एप्स जो है वो बैन करना, ऐसा कुछ गवर्नमेंट के हवाले से भी होना चाहिए। होना तो चाहिए। गवर्नमेंट का ही काम है कि जो अ, भारत की टेरिटोरी के बाहर का जो कंटेंट है उसको परमिट लगता है यहाँ एयर होने के लिए, तो वो परमिट वो तभी दे बड़ी बड़ी हम्म। कंपनियों को कि भैया आपका कंटेंट जो है वो इस तरीके से रहना चाहिए। कोई अगर मानो कोई ऐप वेबसाइट है सोशल मीडिया टाइप की, उसको यहाँ भारत में काम करना है तो परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट उसी समय क्लेरिफाई करे कि आपका जो कंटेंट है वो हमारे मॉरल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी उस हिसाब से आपको भारत के लिए अपडेट करनी पड़ेगी। तो कैसा है कि हर कंपनी का, हर ऐप का, खास करके सोशल मीडिया एप्स का, ये कई उदाहरण सामने आए हैं कि उनके एल्गोरिदम कंट्री वाइज बदलते जाते हैं। जैसे टिकटॉक का उदाहरण लीजिए। टिकटॉक जो है चाइना में अलग टाइप का कंटेंट आपको बाय डिफॉल्ट बताएगा चाइनीज लोगों को, और वही चाइना के बाहर के जो एजुकेशनल। लोग हैं, हाँ, उनको वो अलग टाइप का कंटेंट दिखाएगा। और दोनों कंटेंट में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना में जो कंटेंट दिख रहा है वो एजुकेशनल है, बाहर जो दिख रहा है वो स्पॉइलिंग है, कंप्लीटली स्पॉइलिंग है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो यही बात है। तो बात कैसी है कि गवर्नमेंट को तो इस मामले में हस्तक्षेप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन आपकी हर एक्टिविटी पे अगर गवर्नमेंट वॉच रखने लगेगा तो ये वो डेमोक्रेटिक फ्री स्टेट नहीं रहेगा। इसीलिए थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। आप यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल यूजर ऑफ इंटरनेट, पावरफुल इंटरनेट, है ना। तो बात यह है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इनडिसेंट कंटेंट आ रहा है, यूजलेस कंटेंट आ रहा है, कोई प्रोपोगंडा कंटेंट आ रहा है, तो आप तुरंत ऐसे कंटेंट को स्किप करने के पहले उसे रिपोर्ट करिए। ऐसे हैंडल्स को आप म्यूट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपको करना ही चाहिए। तो तभी जाके आप खुद की सुरक्षा तो आप ऐसे कंटेंट से बिल्कुल करके ले सकते हो। अभी बहुत बड़े पैमाने पर अश्लील कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये जो जनरल आपके ये है, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स है, इनके ऊपर वो अवेलेबल है। और ये सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर सोशल। ऐसा कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, बच्चे भी यूज करते हैं। तो वो बच्चा देख रहा है तो वो उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश तो करेगा ही ना। आप देखिए बच्चों को अगर आप कोई कार्टून बता रहे हो रिपीटेडली, वो उस कहानी को दोहराते हैं, वो सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हर चीज का सीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ही। ये सीन रिक्रिएट करना, कहानी दोहराना, ये सहज बाल सुलभ उनकी जो है एक्टिविटीज रहती। कॉपी करना, कुछ उम्र तक बच्चे हर चीज को कॉपी करते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब वो कहीं ना कहीं रिक्रिएट कॉपी करने कर। की उनके दिमाग में रहेगी।